Hi everyone, my name is Riaz. Welcome to CA Latif's Academy. आज मैं आपके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ये वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे और इसके बाद एक और वीडियो में हम फिर इंटर जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो पढ़ लेंगे। तो ये आपके सब इंस्पेक्टर के जो कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में है, ये के सिलेबस में आपके ये पोर्शन है। तो और भी जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में ये पोर्शन हो और ऐसे भी ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान के साथ मेरे साथ आप रहिए और अच्छे से देखिए। तो चलते हैं हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। तो क्या है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी और ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। बात यूँ हुई कि आप जानते हैं 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, या उससे पहले दुनिया की जो हालात थे वो ऐसे थे कि अलग अलग आइडियालॉजीज़ के पावर्स थे, जैसे बड़े बड़े अम्पायर्स थे। तो उनके अंदर बहुत सारी कंट्री उनके अंदर सबस्यूम्ड थी। जैसे अगर आप ऑटोमन्स को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी यानी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, एशियन कंट्रीज़ थी, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी। और अगर आप रोमन अम्पायर को देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे यूरोप उसके अंदर था। तो उसके बाद आप ऑस्ट्रिया हंगरी अम्पायर था, या फिर अगर आप यूएसएसआर से पहले की बात करें जो रशियन अम्पायर था, तो ये सारे अम्पायर्स। और अगर हम बात करें जैसे इंडिया में तो मुग़ल अम्पायर था। ये मुग़ल अम्पायर तो आल ये एंड ही होने को था। जैसे ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल पावर्स थे बहुत सारे, इम्पीरियल पावर्स थे, जैसे फ्रांसी थे, और जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और फिर जैसे कि जापानीज़ थे। तो इन सारे लोगों ने पूरी दुनिया की जितनी कंट्रीज़ थी इन पर अपनी कॉलोनीज़ बना कर रखी थी। और फिर कुछ ऐसे ऑटोमन्स वगैरह थे जिनके अंदर भी कंट्रीज़ थी। तो ये सारा एक मोनार्कियल सेटअप था। तो इस तरह से ये दुनिया की कंट्रीज़ ऐसे एज सच कंट्री नहीं थी जैसे आज आज इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या फिर यूएसए है, रशिया है। ये कंट्रीज़ हैं, या यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो एज सच ऐसी कंट्रीज़ नहीं थी और ऐसे बॉर्डर्स नहीं थे जैसे आज हैं। ऐसे नेशंस नहीं थे। इसी तरह से बड़े बड़े अम्पायर्स थे जो कि मोनार्की के बेसिस पर सेटअप किए गए थे। तो ये सारा कुछ उस वक़्त था। अब हुआ क्या कि अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक क्या हो गया था कि वर्ल्ड आर्डर चेंज होने के लिए जो चेंज हो रहा था। और वर्ल्ड आर्डर किस तरह से चेंज हो रहा था कि अब पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक आवाज़ लगाई गई थी कि डेमोक्रेसी आ जाए पूरी दुनिया के अंदर। हर एक को आज़ादी का हक है, हर एक को फ्रीडम, हर एक को लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों के सोशल जस्टिस की बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ों के चलते ऐसा हो गया कि अ, अब जो मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ थी, जैसे अब यूएसए की बात हम करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और जैसे ब्रिटिश थे। ये सारे लोग बात कर रहे थे कि अब डेमोक्रेसी आ जाए, पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। तो डेमोक्रेसी की बातें और बहुत सारे लोग चाहते थे कि अब तंग भी आ चुके थे ये इन सारे सेटअप से। अब इंडिया ही को देखें तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स से तंग ही आ चुका था। तो अब इसके चलते ना ये सारी चीज़ें जो थी ये की गई। तो हुआ क्या कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी लगभग ख़त्म होने को था। और नाइन सेकेंड वर्ल्ड वार में तो सब कुछ ये एम्पायर्स ख़त्म ही हो गए थे। अब ब्रिटिश के जो कॉलोनियल थे वो जैसे ब्रिटिशर्स थे, फ्रांस वाले थे। तो ये भी कहीं ना कहीं अब ये लोग इनसे तंग आ चुके थे, और बहुत सारी स्ट्रगल, जैसे इंडिया में आप देखो तो कैसे फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। तो अब ये लोग छोड़ने वाले थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर हम छोड़ देंगे इस हिसाब से, अगर पूरी दुनिया को छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया का एक आर्डर किस हिसाब से बनेगा, कौन इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल करेगा। तो अब हुआ ऐसा कि ये कहा गया कि अब पूरी दुनिया को हम ऐसे ना पूरी दुनिया को हम नेशंस में डिवाइड करेंगे।
और पूरी दुनिया के अंदर नेशंस बनेंगी। जैसे आप देखो इंडिया एक नेशन बन गई, और चाइना एक नेशन बन गई, या यूरोप में आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई। ये अलग अलग नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आ गया कि हर एक नेशन स्टेट होगी, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो सॉवरेन गवर्नमेंट होगी वहाँ पे। तो ये इस तरह का कंसेप्ट आ गया, और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर अभी अभी सब लोग तो डेमोक्रेटिक हो नहीं रहते। जैसे यूएसआर या इन सारी चीज़ों की हम बात करें तो इनकी अलग ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी कुछ, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी। जैसे अरब कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी वो बादशाही निज़ाम बिल्कुल था। लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ ये चाह रही थी कि हम ये जो सिस्टम ख़राब सिस्टम है इनसे निकलें, और फिर हम एक नेशन स्टेट बने। तो हुआ क्या कि इसके चलते अब जब नेशन स्टेट 1945 सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार का सेकंड वर्ल्ड वार आया, सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। तो अब ये चाहिए था कि दुनिया में सारी नेशन स्टेट हैं, लेकिन अब नेशन स्टेट्स के बीच में जब इंटर नेशन स्टेट कन्फ्लिक्ट होगा तो कौन रिजॉल्व करेगा? जैसे आप फ़लस्तीन इसराइल का कन्फ्लिक्ट को देखोगे तो कौन सॉल्व करेगा? जैसे आप कश्मीर ही की बात करो तो यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो कौन सॉल्व करेगा इसको? ऐसे ही बहुत सारे, जैसे यूक्रेन में आप देखो ये कन्फ्लिक्ट है, तो कौन सॉल्व करेगा इसको? तो इनके लिए इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन इसकी ये 1945 में ये बना। 193 मेंबर स्टेट्स आज इसकी जो हैं, शुरू में इतनी नहीं थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको कहा पूरी गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की। अच्छा, ये यूएनओ जो है ये सॉवरेन नहीं, ये नहीं है कि यूएनओ जो कुछ फैसला देगा। जैसे इंडिया में जो हमारे पावर हैं, जो कि पार्लियामेंट है या फिर कोर्ट है, जो फैसला देगा पूरी इंडिया पर वो अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फैसला देंगे तो, हालांकि अप्लाई तो होगा, लेकिन ये कॉरपोरेशन है के स्टेट्स के बीच में। स्टेट बाइंड नहीं है कि इन्हीं का फैसला मानने के लिए, क्योंकि वो सारियन है अपने हिसाब से। तो अब बहुत सारे सेंक्शंस भी लगाए जाते हैं, इस में आगे चलकर हम पढ़ेंगे कैसे। तो हम देखते हैं हेड क्वार्टर्स जो हैं इसके ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क में है इसके। और क्या हुआ, 25 अप्रैल जो था 1945 की अगर हम बात करें, तो 50 गवर्नमेंट जो थी वो आपस में मिली कहाँ पे, यूएसए में एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को। एक कॉन्फ्रेंस हुई, और यहाँ पे यूएन चार्टर आया, ठीक है। और अगर हम बात करें 51 मेंबर स्टेट्स ऑन फाउंडेशन, शुरू में 51 जब ये यूएन बना तो 51 मेंबर स्टेट्स ही इसकी थी। वर्क अब किस हिसाब से ये काम करता है, प्रिंसिपल कंटेनेंट इन इट इज़ फाउंडिंग चार्टर इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस आर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो इसकी अब आगे चलकर हम देखेंगे कैसे इसके बहुत सारे आर्गन्स हैं और स्पेशलाइज्ड इसकी एजेंसीज हैं। इस तरह से ये काम करता है। कैसे एक्टिविटीज़ जो है, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो अब हिस्ट्री की, अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री देख लें क्या हुआ। 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई हाग में। ये नेदरलैंड्स में है ये। सेटलिंग क्राइसिस पीसफुली, प्रिवेंटिंग वार्स एंड कॉडिफाइंग रूल्स ऑफ वारफेयर। अब जैसे जंग होते थे पुराने, जैसे अब मुग़ल बादशाह चले गए दूसरे इलाके पे, उन्होंने वहाँ पे जंग कर दिया, वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, महमूद गजनवी इंडिया पे आ गया। तो ये इस हिसाब के ये वारफेयर चल ही रहे थे। हर एक राजा दूसरे राज्य पर, दूसरे कंट्री पर जाकर अटैक करता था। तो अब लोग इससे तंग भी आ चुके थे, कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस होता था, ह्यूमन लाइफ लॉस होती थी। तो अब लोग ये चाहते थे कि एक परमानेंट सोल्यूशन ऐसा हो कि खुद सारे बिल्कुल अपने एक स्टेट के अंदर हैं, अपना एक एरिया, अपना एक ज्यूरिसडिक्शन बना कर रखें, और ये जंग वंग ना हो, हर एक स्टेट दूसरे। जैसे आज हम देखते हैं रशिया यूक्रेन की टेंशन है, तो कितना एक सारा मसला, पूरी दुनिया इसी शॉक में है कि कब हो सकता है ऐसा ना हो कोई न्यूक्लियर पावर, खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर अटैक हो जाए, और कब थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाए। तो कितना एक खतरा जैसा बना हुआ है। तो इस हिसाब से अब ये 1899 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। अब 1902 की बात है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको हम बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उन पर बात होती है। जैसे अगर आप देखो, जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुलभूषण यादव जो है उनका केस था, तो अब वो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया।
तो ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ के बीच में के कॉन्फ्लिक्ट हैं। अब देखो जैसे स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसे कश्मीर में और गुजरात में कॉन्फ्लिक्ट है, या कश्मीर में और पंजाब में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम कहाँ जाएँगे? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इंडिया में और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हम, या पाकिस्तान के नहीं जा सकते, बल्कि हम कहाँ जाएँगे? हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएँगे। 1919 जो था लीग ऑफ नेशन, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन एक कॉन्सेप्ट आया। यूएन से पहले ये था, लीग ऑफ नेशन शुरू हुआ, यानी कि इसका भी एम यही था कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये जो वारफेयर है इसको ख़त्म किए जाएं। और जैसे वहाँ पे अलाइड पावर थे, एक्सिस पावर थे, तो किस तरह से ये सोच रहे थे कि अब फर्दर दूसरा जंग ना हो इनके बीच में, तो इसके लिए लीग ऑफ एक नेशंस बनाई गई, लेकिन ये फेल हो गई पूरी तरह से। तो क्या हुआ, यूएन, अब फिर उसके बाद यूएन वोट जो था वो कायनेट किसने किया? यूएस प्रेसिडेंट जो थे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, तो इन्होंने एक यूएन वोट कायन किया, ठीक है। डिक्लेरेशन 1942 में ये साइन हुआ, 26 नेशन थी, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि हम यूनाइटेड नेशन बनाएंगे, जो कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो होगा उसके साथ काम करेंगे। या फिर आप देखो, टू कंटिन्यू फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट एक्सिस पावर। जो एक्सिस पावर कौन था? जैसे देखो वर्ल्ड वार में दो पावर थे, एक एलाइड पावर थे, एक एक्सिस पावर थे। एलाइड पावर जैसे रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, ये थे एलाइड पावर। और एक्सिस पावर जो थे वो कौन थे? रोम, बर्लिन, टोक्यो। बर्लिन क्या था? अब जर्मनी की बात हम करते हैं, जैसे हिटलर थे यहाँ पे, रोम अम्पायर था, और टोक्यो था। अब ये जो थे ये मोनार्क्स थे, और मोनार्क्स भी थे, और उसके बाद ये लोग जो थे ये जैसे नाजीज़म था, ये ऐसे-ऐसे। तो अब इनकी आइडिया, ये डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। तो बाकी जो लोग थे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे बाकी एलाइड पावर, तो वो चाहते थे कि किसी तरह से, या आप देखो कि यूएसए, ऐसी-ऐसी कंट्री, ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए। तो इनके रास्ते का रोड़ा कौन थे? ये। तो अब जंग हुई, जंग के बाद ये हार गए, और अब चलनी किसी की थी? एलाइड पावर की, ओके। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में हुई फिर, अब सेकंड वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद। तो सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्री साइनड यूएन चार्टर्ड एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। कंपोनेंट्स क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के? जनरल असेंबली है इसमें। अब यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या बना उसमें? उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जनरल असेंबली है, द सिक्योरिटी काउंसिल है, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएन सेक्रेटरीट है, ओके। अब जनरल असेंबली की हम बात करते हैं, द ओनली वन इन विच ऑल मेंबर नेशन हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखो, जैसे अगर मैं आपको एक समझाता हूँ कि कैसा चलता है ये। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि हर स्टेट से चुनकर लोग आते हैं, जो कि जो कि बैठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। जैसे या फिर आप यूएसए की अगर आप बात करें, तो वहाँ सेनेट है, या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर आप यूके की बात करो, तो वहाँ में हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसी तरह से आप पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि सेनेट है, और वहाँ पे नेशनल असेंबली है। तो ये हर जगह की कंट्री के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। अब अब पूरी दुनिया के अंदर जो ये पूरी, हालांकि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है यूनाइटेड नेशन, लेकिन एक बिल्कुल सेटअप ऐसा ही बनाया गया है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी दुनिया का भी हो। उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप पार्लियामेंट समझ लो, और उसके अंदर जनरल असेंबली को आप यहाँ का क्या समझ लो? यहाँ पे राज्यसभा समझ लो, या जहाँ के सभी राज्यसभा या लोकसभा ये समझ लो। यानी कि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी आप इसको समझ लो, जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है। द ओनली वन, यहाँ पे सारे नेशन के एक एक मेंबर, जितने भी 193 मेंबर हैं, तो हर नेशन है, और हर एक का एक मेंबर होगा, ठीक है। September every year membership meets in जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क, ओके। प्रेसिडेंट इलेक्टेड ईच, हर साल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ओके। इट इज़ पावर आर टू ओवरसी द बजट ऑफ यूएन। अब देखो जो पैसा आता है, जैसे इसको लोग पैसा भी देते हैं, जैसे कंट्रीज़ हैं इसको फंड भी कर रहे हैं। तो जब फंड हो रहा है, तो उसका एक बजट बन रहा है, तो कितना आ रहा है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, किस चीज़ पर हम खर्च करें। तो आगे आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी एजेंसी, जैसे यूनिसेफ है, जैसे ऐसे जैसे डब्ल्यूएचओ, तो ये लोगों पर खर्च करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मेंटेन कौन करेगा? तो वो उसको देखेगा कौन उस बजट को? तो ये जनरल असेंबली का काम है। अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये जनरल असेंबली करती है।
रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूएन। तो यूएन के जो और पार्ट हैं उनसे जो रिपोर्ट्स आती हैं यहीं आती हैं। मेक रिकमेंडेशंस इन द फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस। ओके। अपॉइंट्स द नॉन परमानेंट टू द नॉन परमानेंट टू मेंबर्स। ओके सॉरी, यहाँ पे मेंबर्स लिखना मैं भूल गया। अपॉइंट्स द नॉन परमानेंट मेंबर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये काम भी इसका है। 6 मैन कमेटीज़ हैं इसके अंदर, जिसमें हम देखते हैं ईच मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट बाय 1 पर्सन ऑन ईच मैन कमेटी। तो ये कमेटी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, लेकिन हैं इसमें, ये याद रख लें 6 हैं। ठीक है। वोटिंग ऑन सर्टन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे वोटिंग किस चीज़ पे होती है, जैसे पीस एंड सिक्योरिटी पर, और जैसे बजटरी कंसर्न्स पे, और इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे एडमिशन ये नई कौन सी नई स्टेट आ रही है। जैसे अब हाल ही में आप देखो, अब फ़लस्तीन कह रही है कि मुझे भी नेशन स्टेट मान लिया जाए। नेशन तो है लेकिन नेशन स्टेट नहीं है फ़लस्तीन। या होली सी हम देखेंगे, ये कुछ नेशन स्टेट्स नहीं है। तो अब इसको एडमिशन है, इस पर भी कुछ वोटिंग यहाँ पे होती है। एडमिशन, सस्पेंशन, किसी की मेंबरशिप को सस्पेंड करना है तो ये इसमें भी वोटिंग इस पे होती है। ओके। किससे होती है? एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर्स इज बाय ए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मौजूद होंगे और वोट करेंगे। अदर क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजॉरिटी। बाकी जो बहस होती है तो वो इस तरह से मेजॉरिटी पे, जैसे सिंपल मेजॉरिटी पे तय हो जाती है। ओके। द मेंबर कैन वोट ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट मैटर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी काउंसिल कंसिडरेशन। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो चीज़ें हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर ये वोट कर सकते हैं। मेंबर ऑफ यूएन आर मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। ओके। यूएन के जो मेंबर होंगे वो जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। ओके। होली सी एंड फ़लस्तीन आर ऑब्जर्वर स्टेट। ये नेशन स्टेट्स नहीं है। नेशन है लेकिन नेशन स्टेट्स नहीं है। जैसे इंडिया नेशन भी है और नेशन स्टेट भी है। पाकिस्तान नेशन है, नेशन स्टेट है। यूएसए नेशन है, नेशन स्टेट है। लेकिन फ़लस्तीन नेशन है लेकिन नेशन स्टेट नहीं है। ओके। द एजेंडा फॉर ईच सेशन इज प्लान्ड अप टू 7 months in advance and begin with the release of preliminary list of item to be included in the provisional agenda. Okay. सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम देखें, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का काम ये करते हैं। और यानी कि जो जितने सारे भी फायर केसेस आते हैं वो यानी कि पहले डिस्कस कहाँ पे होते हैं? जनरल असेंबली में। एक्सेप्ट न्यू मिनिस्टर्स मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन। अब नया मेंबर सेलेक्ट करना है, जैसे अब फ़लस्तीन को मेंबरशिप देनी है तो कौन डिसाइड करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। अप्रूविंग एनी चेंज, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं जो यहाँ पे चार्टर है उसके अंदर, तो कौन करेगा? ये पावर भी सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। 15 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, 5 परमानेंट हैं, जैसे चाइना, रशिया और फ्रांस है, यूके है और यूएसए है, ये परमानेंट है। अब परमानेंट किस हिसाब से ये हैं? यहाँ पे देखा जाता है कौन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, कौन हर एक हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्री होती है तो वो यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए तय किए जाते हैं। उस पर वोटिंग जनरल असेंबली में होती है। वीटो पावर है यहाँ पे। वीटो पावर क्या है कि यानी कि 5 में से एक आदमी भी किसी एक डिसीजन पर उसकी राय नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब फ़लस्तीन कह रहा है कि मुझे आप मेंबर स्टेट मान लो। अब चाइना, फ्रांस, यूके और रशिया ये सारे कह रहे हैं कि हाँ बना लेंगे, लेकिन यूएसए नहीं मान रहा है क्योंकि इसराइल और यूएसए के टाइज़ हैं। तो वो नहीं इसराइल नहीं चाह रहा है कि फ़लस्तीन मेंबर स्टेट बने, नेशन स्टेट बने। तो यूएसए क्या है कि यूएसए यहाँ पे उसको अपोज कर रहा है। तो अब एक मेंबर भी अपोज कर रहा है तो नहीं बन पा रहा है। अब 5 के 5 जब एग्री करेंगे तो तब ही काम होगा। तो ये है वीटो पावर। इसको कहा गया है अनडेमोक्रेटिक चार्टर ऑफ यूएनओ। ये एक यानी कि डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं है, यानी कि एक बंदा वेटो कर रहा है और काम नहीं हो रहा है, तो ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही है। ओके। अब पावर क्या है इसके? पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जैसे कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे अपनी ये फोर्सेस, पीस कीपिंग क्या है? बहुत सारी दुनिया के अंदर जितने भी फोर्सेस हैं वहाँ से लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि जो मतलब आर्मी पर्सनल हैं वहाँ पे उनसे बुलाया जाएगा और एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यूक्रेन रशिया की हम बात करें तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो यूएनओ हो सकता है कल को वहाँ पे क्या भेजे? पीस कीपिंग फोर्स भेजे जो जाकर वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करे। इंटरनेशनल सैंक्शंस, जैसे ईरान पर सैंक्शन लगाया गया कि वहाँ पे
हाल ही दिनों में कि वो न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं, तो उस पर सेंक्शन उन पर लगाया गया। जैसे कि नॉर्थ कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के चलते उन पर सेंक्शन लगाया गया। तो ये ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ये कौन लगाता है? सिक्योरिटी काउंसिल। अथोराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन थ्रू रिजोल्यूशन। ओके। अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू मेंबर। अब देखें, यू एज सच अगर हम देखें जनरल असेंबली जैसे हम देखें या और यूनाइटेड नेशन के आर्गन हैं, तो उनकी बात नेशंस पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है वो बाइंड करती है बाकी नेशंस पर, वो उसकी बाइंडिंग है। जैसे वो जो बात कहेगी सब पर वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, नहीं होगी तो ये क्या काम करेंगे, ये अपनी मिलिट्री एक्शन भी उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। फर्स्ट सेशन जो है कब हुआ था? 1946 में। एस्टेब्लिशमेंट लाइक यूएन एज ए होल, जैसे कैसे इस्टेब्लिश होगी? जैसे पूरा यूएन बनो तो ये भी बन गई। यूएनएससी जैसे वाज क्रिएटेड फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकंड, तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद ही बन गई। किस लिए? जो जो प्रीवियस जो थी लीग ऑफ नेशन थी, तो वो जो फेल हो गई, तो अब ये यूनाइटेड नेशन बनी, तो उसका एक पार्ट ये भी बन गया। और क्या है? वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना ही है। तो अगर हम बात करें इन अर्ली डिकेड्स, यूएनएससी वाज लार्जली पैरालाइज्ड। क्यों पैरालाइज्ड? देखो, अब जब टू हेड्स ऑफ पावर होंगे तो पैरालाइज तो होगा भाई। अब एलाइड पावर अब जीत गए थे, तो लेकिन दो पावर आए थे, वर्ल्ड के दो पावर थे, एक यूएसए था और यूएसएसआर था। अब यूएसए और यूएसएसआर जब थे, तो क्या था कि एक कोई बात करता था, दूसरा उसको वेटो कर जाता था, दूसरा कोई बात करता था, यानी कि हर हिसाब से वो दोनों, मतलब एक कोल्ड वार की कंडीशन चल गई थी। तो ये था कि यूएनएससी उस तरह से वर्क नहीं कर रही थी। यूएसए ने अपनी कुछ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर एक एजेंसी बना ली थी, जिसको हम नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से यूएसएसआर ने भी कुछ कंट्रीज़ के साथ, जैसे वो हम देखेंगे कि ईस्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी, और यहाँ बाकी यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ थी, इनके साथ एक वारसा पैक्ट बनाया था, ऐसे ही जैसे नाटो बना था ऐसा ही। तो अब ये बिल्कुल हेड टू हेड थे हमेशा एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन कोलैप्स फिर उसके बाद यूएनओ ने पीस कीपिंग फोर्स एफर्ट्स इन इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली इन स्केल एंड एससी अथोराइज्ड मेजर मिलिट्री एंड पीस कीपिंग मिशन इन कुवैत, नमीबिया, कैम्बोडिया, ऐसी ऐसी जगह पे इन्होंने फिर भेजने स्टार्ट किया। तो अब अच्छी तरह से फंक्शन ये कब हुआ? जब यूएसएसआर क्या हो गई? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगी। ओके। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें, तो ये डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन किस पर देती हैं? इकनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर। डेवलपमेंटल गोल्स इनके होते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स यानी कि क्या डेवलपमेंट, जैसे हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिनिमल क्या है वो, उससे पहले जो था एमएमजी जो था। तो वैसे गोल्स यानी कि किस तरह से आप डेवलपमेंट पूरी दुनिया के अंदर कैसी डेवलपमेंट हो, तो उसके चलते ये गोल जो तय करता है, कौन करता है? इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। 54 मेंबर हैं इसके, 3 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट होते हैं। कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो उसमें से कुछ जैसे हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनेस्को है, और डब्ल्यूटी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की। तो और भी कुछ हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। रिलेटेड बॉडीज़ जैसे यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनईपी, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, यूनेस्को हैं। तो ये सारा जो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इशू को हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। एंड ए नंबर ऑफ एनजीओ हैज़ बीन ग्रांट कंसल्टेटिव स्टेटस। तो ये दिखाती हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आकर फिर ये प्रॉब्लम डिस्कस होती है। ये एनजीओ जाकर पूरी दुनिया के अंदर एक हम कहें कि एक स्टैट यानी कि वो स्टैटिकल एनालिसिस करती हैं और देखती हैं कहाँ पे क्या चीज़ ज़रूरत है। तो 1998 के बाद अगर हम बात करें, इट हैज़ आल्सो हेल्ड एन एनुअल मीटिंग इन अप्रैल। अगर इस तरह हम बात करें, इट होल्ड 1/4 वीक सेशन, यानी एक साल में जुलाई में यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है। लेकिन 1998 के बाद यहाँ पे एनुअल मीटिंग भी होनी शुरू हो गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं हर कंट्री के, और कमेटीज़ ऑफ हेडिंग की कमेटीज़ ऑफ यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी आती हैं।
ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ये एक मेंबर है, जैसे हमने 5-6 मेंबर को, ये 6 जो इसके हमने ब्लॉक्स क्या पढ़े हमने, इसका कंपोनेंट पढ़े, तो उस 6 में से एक कंपोनेंट ये भी है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो हम जिसकी हम बात करते हैं। अब हुआ क्या था कि शुरू में जब ये यूनाइटेड नेशन बनाई गई, तो उस वक्त बहुत सारी कंट्री ये थी कि वो जो अंडर कॉलोनियल रूल थी। जैसे अगर आप 1941 में यूएनओ बन गई हैं, तो इंडिया भी अगर आप उस वक्त देखो तो क्या थी, ब्रिटिश के अंडर थी। तो ये इसलिए बनाई गई थी कि ये जो जैसे कॉलोनियल पावर हैं, इनके साथ बात करें और कहें कि भाई तुम इन लोगों को आज़ाद कर दो, जैसे फ्रीडम दे दो, इंडिया को फ्रीडम दे दो, जैसे जापानीज़ देते हैं फ्रीडम वहाँ पे मलेशियन कंट्रीज़ को, जैसे फ्रांस वाले फ्रांसीसीज जो थे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ्रीडम दे दें। तो इस हिसाब से उनके साथ बात करने के लिए इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट ensure that adequate steps were taken to prepare territory for self government and independence. ओके, तो 1994 में ये सब कुछ हो गया, सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होगी। जैसे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होगी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगी, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होगी, और बाकी जैसे चाइना फिर उसके बाद 1949 में रिपब्लिक बन गया, या और सारी कंट्री, और ये लास्ट पर 1994 में सारी कंट्री ये बिल्कुल ये निकल गई दूसरे के कंट्रोल से। तो लास्ट जो थी पलाओ जो थी एक कंट्री, वो भी निकल गई। उसके बाद ये फिर क्या हुआ कि अगर प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए तो ये अब फिर सस्पेंड है, लेकिन फर्दर यूज़ के लिए कभी ऐसा हो कोई कंट्री दूसरी पर जैसे फिर से वापस जाकर कंट्रोल कर ले, तो ये वहाँ पे उनके साथ क्या होगा, बातचीत करके यहाँ पे उनको रिलीफ दिलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो मैंने आपको कहा इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये लीग ऑफ नेशन के दौर में भी बना था, लेकिन 19 लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई, तो उसके बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक कंपोनेंट इसका बना। क्या था, मैंने आपको कहा ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाता है कंट्रीज़ के बीच में। अब इंडिविजुअल का केस नहीं जा सकता है। जैसे पिछले दिनों हम देखें वसीम रिजवी का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो जब वो वहाँ से हार गया तो फिर वो कह रहा था मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिविजुअल के केस नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ पे कंट्रीज़ के केसेस जाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी जाएगा। अब देखो क्या होता है, अब आप देखो कि इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, तो इंडियन ओशन नाम तो दिया गया है और इंडिया का उसको, लेकिन अब ये नहीं है कि पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है, तो ऐसा नहीं है। बाकी की कंट्रीज़ भी वहाँ पे अपने वहाँ से ट्रेड के लिए या फिर वहाँ से वहाँ पे आ सकती हैं। अब वो इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन में वहाँ का सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, वो ही उसके इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसके बाहर का जो एरिया है वो सबका है, पूरी दुनिया का है। इसी तरह से अटलांटिक ओशन और बाकी ऐसे ऐसे जो ओशंस हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इन जगहों पे अगर हम देखें, तो इन जगहों पे वहाँ पे उस कंट्री का, यानी कि अगर हम स्यूज़ कैनल की आप बात करें, तो ऐसा नहीं है कि स्यूज़ कैनल पे हम फ़लस्तीन इसराइल के कंट्रोल देखेंगे वहीं पे, या फिर इजिप्ट का कंट्रोल देखेंगे, नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो कंट्रीज़ के बीच में कभी ट्रेड के को रिलेटेड लेकर, या फिर और कोई जैसे कुलभूषण यादव को मैंने आपको बताया, जैसे वो यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने उनको पकड़ कर ले लिया, तो अब फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मामला पहुंचा, क्योंकि वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमारी टेरिटरी में आए थे और एज ए जासूस बनकर आए थे। तो लेकिन इंडिया कह रहा है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने हम वो गलती से वहाँ चले गए, तो गलती से कि चले गए, क्या क्या कर रहे थे कि आप हमारे टेरिटरी में आकर पकड़ कर लिया है। तो ये आप कोर्ट कहाँ पे केस कहाँ पे पहुँचा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। ठीक है, अब सेक्रेटरीट की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल, अब ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे हमने जनरल असेंबली को देखा, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। अगर हम मैंने आपको कहा था शुरू में कि इसको आप पार्लियामेंट के मानन समझ लो, तो अगर जनरल असेंबली पार्लियामेंट है, देखें अगर जनरल असेंबली पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा मान लें, तो सिक्योरिटी काउंसिल को हम क्या मान लेंगे, सिक्योरिटी हम काउंसिल को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान लेंगे। यानी आप देखो इंडिया में जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो क्या है, वो न्यूक्लियस ऑफ पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट भी काम तभी करेगा जब उसको काउंसिल के जो मिनिस्टर होंगे 15-16 मिनिस्टर या कितने हैं 15% ऑफ टोटल, तो वो जो सलाह देंगे उसके मुताबिक चलेगा। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ ऐसा ही है कि ये इसके अंदर जो 5 मेंबर हैं, यही सब कुछ काम करते हैं, यही पूरी दुनिया पे यानी कि बड़े बड़े जो काम हैं इन्हीं के ताबे होते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हम बात करें तो ये जैसे यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई का काम होता है, तो अब उस तरह से वर्ल्ड लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। ठीक है, जो काम इंडिया में आरबीआई कर रही है वो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कर रही है। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का बात तो मैंने आपको कह दिया कि ये ख़त्म होगी, ये अब सस्पेंड है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको सुप्रीम कोर्ट मान लो। ठीक है, या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वो स्टेट्स के बीच में या और लोगों के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी वर्ल्ड के बीच में केसेस को रिजॉल्व करेगा। और सेक्रेटरीट को अगर हम आप देख लो तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। सेक्रेटरीट इज़ यूएन एग्जीक्यूटिव आर्म। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा ये एग्जीक्यूटिव आर्म है। और ये जैसे आप देख लो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इंडिया में, पीएमओ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे वो है, इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा फॉर यूएन यूएन्स डेलिबरेटिव एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज़। यूएन जनरल असेंबली, यानी कि इनके लिए जो एजेंडा सेट करना है कि यानी कि किस चीज़ पे बात होगी, क्या बात होगी। जैसे आप देखो हमारी कंट्री के अंदर यहाँ पे दिखाने के लिए तो लेजिस्लेचर में कौन लोग बैठते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन रियल जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि अगर हम बात करें तो यानी कि कोई भी लॉ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कंट्री में, तो वो कौन करता है, वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव करते हैं। जैसे आरबीआई करता है, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आईएएस आईपीएस लोग करेंगे, या फिर सेक्रेटरी करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी। तो ये लोग इन काम करते हैं, ये पूरी बिल बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं। तो फिर वो जो मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो पढ़ लेते हैं। तो ये हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। इस तरह से वर्ल्ड के अंदर ये हाईली एजुकेटेड लोगों को बुलाया जाता है। आप देखें हमारे भी इंटरनेशनल जो यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, तो यहाँ पे भी कोई बंदा जो यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे ही जाएगा। ठीक है, The Secretariat has an important role in setting agenda. Okay, the Secretary General, who is appointed by General Assembly, is the head of Secretariat. ठीक है, the Secretariat is main source of economic and political analysis for General Assembly and Security Council. Uh, is responsible for publishing all the treaties and international agreements. ये काम यही करते हैं. Appoints the head of peacekeeping operations. तो मैंने आपको पीस कीपिंग ऑपरेशन बताए थे, उनका हेड भी वो अपॉइंट करते हैं। ओके, अब फंड एंड प्रोग्राम एजेंसीज, तो मैंने आपको इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताई थी। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं यूनिसेफ की बात करें, ये प्रोग्राम फंड एंड प्रोग्राम एजेंसीज हैं। तो इसमें अगर हम देखें यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। 1946 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 36 मेंबर इलेक्टेड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वही करते हैं इसको इलेक्ट। और ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स लोग, यहाँ पे देखो डोनेशन होती हैं, जैसे चाइना डोनेट करता है, यूएसए डोनेट करता है, फ्रांस डोनेट करता है, इंडिया डोनेट कर सकता है। जो कंट्री अच्छी डेवलपड है वो डोनेट करती है। और ये क्या है कि जो कम, जैसे कहीं पे फेमाइन आ गया या कोई हालात हो गए, जैसे कोरोना के दौर पे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने ये छोटी छोटी कंट्रीज़ को रिलीफ दी। तो यहाँ इसे जो रिलीफ देना है, ऐसा नहीं कि भाई ये लो तुम यूएसए आया और यहाँ पे वो दे के किसी कंट्री को चला गया, नहीं, यहाँ इस हिसाब से यहाँ पे काम होगा। ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई डिवीजन जो है इनका कोपेनहेगन डेनमार्क का है। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब 1965 में ये जनरल असेंबली में जो मीटिंग, देखो वहाँ पे मीटिंग हुई और कहा गया कि हमें क्या बनाना चाहिए, एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो इस्टेब्लिश होगी एक बॉडी। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में बात होगी कि भाई हमें क्या बनानी है, एक बॉडी बनानी है, क्या बनानी है, जीएसटी बनानी है, तो जीएसटी काउंसिल खड़ी होगी। जैसे इंडिया में बात होगी कि हमें क्या बनाना है, हमें जैसे, तो यहाँ पे जो डिबेट होगा उसके रिलेटेड जो फिर एक कमेटी या फिर कोई जो बिल लाई जाएगी, तो उस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे डिबेट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोवाइड एक्सपोर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट्स टू डेवलपमेंट कंट्रीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यहीं पे यही लोग देते हैं। ठीक है,
जो कि हमें है ना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो वो कौन दे रहा है? यूएनडीपी। ठीक है, यूएनईपी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको कहा था ना, एक इकोनॉमिकल वर्क्स को देखती है, एक सोशल वर्क्स को देखती है और एक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को देखती है। तो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है और ये इन्वायरमेंट एजेंडा। अब देखो जैसे पूरी दुनिया के जो इन्वायरमेंट में इश्यूज़ हैं वो कौन डिस्कस करेगा? यही लोग डिस्कस करेंगे। फाउंडेड बाय जनरल असेंबली, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वहाँ पे हुआ था ये कायम। अब कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्यूबेक सिटी में कनाडा में क्रिएट हुए थे 1945 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशन, LON हो गया, लीग ऑफ नेशन। तो इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशंस कुछ साइन हुए थे। इसमें क्या हुआ था, कहा गया था कि जैसे मज़दूर कितने टाइम पे काम करेगा या मतलब एम्प्लॉय कितने टाइम पे काम करेगा, तो ये उस टाइम लिमिट बताई गई थी। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करो, तुम 20-20 घंटे काम करो, 15-15 घंटे काम करो, कहानी 6-7 घंटे 8 घंटे का काम कर सकते हैं और यहाँ पे उनको जो रिम्यूनरेशन मिलेंगी उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे इन्होंने एक कन्वेंशन इस पर लाया, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर वुमेन। तो ये सारे इश्यूज थे यहाँ पे इसमें डिस्कस किए गए। ILO को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी 1946 में थी, इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी इसको मिला है 1969 में। हेडक्वार्टर इनके जो हैं वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें तो 189 मेंबर है इसमें। यूनाइटेड UN कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हेल्ड टू रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। यूएसए 19 क्या हुआ था कि यूएसए में ब्रिटन वुड है एक जगह है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि किस तरह से हम इंटरनेशनल जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए कि ये फंड बनाई थी। 189 मेंबर आज इसमें जुड़ गए हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। और अगर इसके हेडक्वार्टर देखें तो वो वाशिंगटन में है, USA में। ठीक है, DC हो गया, वाशिंगटन DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट है, कोलंबिया का है, USA के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करें अगर, तो इसके हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, 164 मेंबर हैं और 1995 में इस्टेब्लिश हुई। अब हुआ क्या 1995 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, देखो अब इंडिया ने क्या काम किया। अगर हमें यहाँ पे इंडिया में राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे चावल, तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट को डंप कर दिया और इन्होंने अपने चावल 1 रुपये kg के हिसाब से मार्केट में चढ़ा दिए, इंटरनेशनल मार्केट में। अब वहाँ पे एक और कंट्री जो बड़ी मेहनत करके चावल कमा रहे हैं, तो वो बेचारे 5 रुपये में चावल बेचना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का माल इतना पड़ा हुआ है कि 1 रुपये में मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी। ऐसे ही अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में मोबाइल हैं, अब वो उन्होंने मोबाइल से पूरा मार्केट डंप कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट। वहाँ पे उन्होंने 8,000 में वो मोबाइल दी जो इंडिया 50,000 में भी नहीं बना सकते, तो कैसे चलेगा? तो अब ये हुआ कि यहाँ पे फिर कहा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सारे इश्यूज़ को हैंडल करती है। और क्या हैंडल करती है? इंडिया को कहा गया कि जैसे आप अपने फार्म्स को सब्सिडी ना दो, कम सब्सिडी दो और ये सारी चीज़ें, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे फार्मर जो हैं वो कम रेट पर ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन करें, या फिर जैसे इंजीनियर हैं तुम्हारी कंपनीज इस तरह से डेवलपमेंट करें और दूसरी कंट्री पर इसके इफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि एक ही बंदे की मोनोपोली बन जाए पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड के अंदर। तो उसके लिए ये चीज़ बनाई गई। ओके, वर्ल्ड बैंक मैंने जैसे आपको कहा, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जिस कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में बना, तो ये भी वर्ल्ड बैंक भी वहीं पे बना। ठीक है, और ये बना 1944 में। अब आपको होगे कि सर 1945 में तो UN बना और 1944, हाँ 1944 में ये लीग ऑफ नेशन के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। बाद में इनको इकोनॉमिक एंड सोशल का हिस्सा बना लिया गया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंसें UN से भी पहले की हैं। ओके, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? वाशिंगटन DC के अंदर। ठीक है, यूनेस्को अगर हम देखें, अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये कब फाउंड हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर इसके पेरिस में ही। ओके, एंड ठीक है, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये क्या है, जैसे कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, या फिर किसी यूनेस्को हेरिटेज साइट, जैसे हम देखते हैं ताजमहल हमारी यूनेस्को हेरिटेज ये है साइट है। जैसे वुलर लेक है हमारा,
तो अब इससे क्या होता है कि ये लोग यहाँ पे हेरिटेज साइट पे चढ़ाते हैं और ये इंटरनेशनल मैप पे आ जाता है। अब कोई भी अंदर आप में से कोई भी बंदा जाएगा, नेट पर देखेगा, बताओ मुझे कहीं पे जाना है तो कहाँ जाऊँ, पूरी दुनिया में मुझे चक्कर मारने जाना है, तो पिकनिक ये जाना है, टूर पे जाना है, तो आपको ये साइट चढ़ेंगे, आपको रिकमेंड किया जाएगा कि इस जगह पे जाओ। तो इससे क्या होता है, टूरिज़्म बढ़ता है और यहाँ पे प्रोटेक्ट यानी हेरिटेज बढ़ता है और इस हिसाब से पूरी वर्ल्ड में एक वर्ल्ड फेमस एक चीज़ बन जाती है। तो ये काम यहाँ का है। जैसे एजुकेशनल वर्क में भी कोई अच्छा रिमार्केबल एक्टिविटी होगी तो उनको भी ये देखा यहाँ से देखा जाएगा। तो ओके, ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ाया। अगले पार्ट में आपको मैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाऊँगा, तो आप देखिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, ऐसे अगर आप गोटा याद रखोगे, बिल्कुल रट के जाओगे IMF, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन आएगा तो आपको पे थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है यूनाइटेड नेशन, क्यों बना गया। अगर इसकी आपको हिस्ट्री पता होगी तो देखो, ये हिस्ट्री ऐसा सच आपको पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा है कि आपको याद रखने के लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम चीज़ों को याद रखें तो हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, हमारे दिमाग के अंदर भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है। इसमें आप उठाकर कुछ भी ऐसे ही से याद कर लोगे तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में याद करना चाहोगे, कि आप देखोगे कि किस तरह से चीज़ें कायम हो रही थी, पूरा हिस्ट्री के साथ जोड़ के बात करोगे, या फिर आप देखोगे पूरी तरह से कैसे ये मैकेनिज़्म हुआ, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। कल को आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता है, बताओ IMF क्या है, तो आपको याद हो जाएगा भाई IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये तो आपको फिर ये याद रह जाएगा इस तरह से। अगर ऐसे आपको कोई पूछेगा, इंटरनेट आपको कोई हिस्ट्री पता ही नहीं है, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप याद करोगे फिर भूल जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद करने के लिए आसान होगी। ओके, तो आप कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।